नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अलग और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे सामने आचार्य प्रशांत की पुस्तक और उनकी विचारधारा विमेन्स रेवोल्यूशन से जुड़े कुछ मुख्य विचार हैं। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ लैंगिक बराबरी या अधिकारों तक सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि उससे कहीं आगे जाकर एक आध्यात्मिक नजरिए की बात करती है। जी हाँ, एक स्पिरिचुअल विजन। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन विचारों की तह तक जाएं, समझें कि ये मुक्ति की जो पारंपरिक सोच है उससे कैसे अलग है, क्यों अलग है। हाँ, ये जरूरी है समझना। क्योंकि ये सामाजिक या राजनीतिक बदलावों से हटकर मन और आत्मा की आजादी पर ज्यादा जोर देती है। बिल्कुल। एक ऐसा पहलू जो शायद मुक्ति के बारे में हमारी जो बनी बनाई समझ है उसे थोड़ा हिला सकता है। तो चलिए सोच की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, शुरुआत ही इसकी यहीं से अलग हो जाती है पारंपरिक विमर्शों से। अच्छा। हाँ, ये मानती है कि असली बदलाव सिर्फ बाहर की दुनिया में नियम बदलने से नहीं आता। उसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं, हमारे अपने अंदर। हाँ, और यहीं पर पहला वो जो दिलचस्प नुक्ता है वो सामने आता है। जी। स्रोत ये कहते हैं कि भाई केवल सामाजिक सुधार हो गया या कानूनी अधिकार मिल गए वो काफी नहीं है। बिल्कुल ना काफी। अगर ऐसा है तो फिर इस नजरिए से असली आजादी, सच्ची मुक्ति, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? यहीं पर मनोस्वतंत्रता का विचार आता है, मतलब मानसिक आजादी। मानसिक आजादी? हाँ, सोचिए किसी को बाहर घूमने फिरने, नौकरी करने, वोट देने का अधिकार मिल भी जाए, लेकिन अगर उसका अपना मन अभी भी समाज के बनाए डर में है, पुरानी कंडीशनिंग में है। हाँ, लोग क्या कहेंगे वाली सोच। बिल्कुल, उसी में जकड़ा हुआ है, तो क्या वो सच में आजाद है? नहीं। सही बात। ये जो भीतरी बंधन है, जैसे खुद को कम समझना, असुरक्षित महसूस करना या अपनी पहचान को सिर्फ पत्नी, माँ, बेटी जैसी भूमिकाओं में ही देखना, ये बाहरी आजादी के बावजूद इंसान को कैद रख सकते हैं। तो ये विचारधारा कहती है कि मुक्ति की पहली किरण वो मन के धरातल पर फूटती है। बाहरी बदलाव जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, पर वो तभी टिकेंगे जब भीतर से इंसान आजाद महसूस करे। ये बात सोचने वाली है। बाहरी अधिकारों के साथ साथ या शायद उनसे भी पहले ये दृष्टिकोण व्यक्तिगत चेतना के बदलाव पर ज्यादा जोर दे रहा है। हाँ, बिल्कुल। क्या ये पारंपरिक नारीवादी आंदोलनों से इस मायने में अलग है, क्योंकि वो तो अक्सर संरचनात्मक बदलावों पर ज्यादा ध्यान देते हैं? हाँ, आप कह सकते हैं कि ये एक मुख्य अंतर है। पारंपरिक नारीवाद अक्सर बाहरी संरचनाओं पर फोकस करता है, कानून, राजनीति, अर्थव्यवस्था में बराबरी, और वो बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहता है कि उन बाहरी संरचनाओं का हम पर असर ही इसलिए होता है क्योंकि हम भीतर से उनसे बंधे होते हैं। अच्छा। अगर मन ही आजाद नहीं तो बाहरी मौकों का भी पूरा फायदा उठाना मुश्किल है। तो ये अंदर से बाहर के बदलाव की बात करता है। इनसाइड आउट। हाँ, इनसाइड आउट। जबकि कई सामाजिक आंदोलन बाहर से अंदर, आउटसाइड इन काम करते हैं। दोनों शायद एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं, पर ये नजरिया आंतरिक स्वतंत्रता को सबसे पहली शर्त मानता है। समझ गए। और इसी आंतरिक स्थिति से जुड़ा हुआ एक और बहुत महत्वपूर्ण विचार है वस्तुकरण का, ऑब्जेक्टिफिकेशन। जी, ऑब्जेक्टिफिकेशन। स्रोत बताते हैं कि महिलाओं को अक्सर उनके शरीर, उनके रूप रंग के आधार पर देखा जाता है जैसे वो कोई वस्तु हो, और यही उनके शोषण, उनके दासत्व की जड़ है। ये बात तो खैर अक्सर सुनने में आती है, लेकिन ये नजरिया इसे शोषण की जड़ कैसे मानता है? यहाँ क्या खास बात है? यहाँ जो दिलचस्प मोड़ है वो ये है कि वस्तुकरण सिर्फ दूसरों का नजरिया नहीं है। अच्छा। हाँ, ये हमारी अपनी आत्मधारणा से भी गहरा जुड़ा है। जब कोई व्यक्ति, खासकर महिला, अपनी पहचान मुख्य रूप से अपने शरीर से, अपनी उम्र से या अपनी लैंगिक भूमिका से जोड़ लेती है, जिसे स्रोत में तादात्म्य कहा गया है, आइडेंटिफिकेशन। तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन। जी, तो वो अनजाने में खुद को एक वस्तु की तरह देखने और प्रस्तुत करने लगती है। ओह। इसे ऐसे समझें जैसे कोई अपनी नई महंगी घड़ी से इतना जुड़ जाए कि घड़ी पे खरोंच आए तो लगे चोट उसे लगी है। हाँ। उसी तरह जब मैं शरीर हूं या मैं ये भूमिका हूं की भावना बहुत गहरी हो जाती है, तो आत्ममूल्य भी इन्हीं बाहरी चीजों पे टिक जाता है। अच्छा, तो हम खुद भी अपनी पहचान को शरीर या भूमिका तक सीमित करके इस वस्तुकरण में एक तरह से भागीदार बन जाते हैं। बिल्कुल। और जब आत्ममूल्य शरीर या भूमिका पर आधारित हो तो इंसान दूसरों की राय पर, उनकी तारीफ या आलोचना पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाता है। हाँ, ये तो होता है। फिर वो वही करने लगता है जिससे उसे बाहरी स्वीकृति मिले, वैलिडेशन मिले। यहीं से शोषण का दरवाजा खुलता है। क्योंकि जब आप खुद को मुख्य रूप से शरीर मानते हैं तो उन लोगों के लिए आपको कंट्रोल करना या इस्तेमाल करना आसान हो जाता है जो आपको उसी लेवल पर देखते हैं।
ये सिर्फ बाहरी जोर जबरदस्ती की बात नहीं, एक मानसिक गुलामी भी है, सही कहा। जहां व्यक्ति खुद ही अपनी कीमत बाहरी पैमानों से आंकता है। तो आत्मधारणा और समाज हमें कैसे ट्रीट करता है, इसके बीच एक सीधा बहुत गहरा रिश्ता है। ये तो बहुत गहरा विश्लेषण है कि कैसे हमारी आंतरिक पहचान बाहरी व्यवहार को प्रभावित करती है। अच्छा, इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए स्रोत नेस्ट यानी घोंसले की भी आलोचना करते हैं। जी, नेस्ट। यहाँ नेस्ट का मतलब शायद घर, परिवार, वो जो सुरक्षित मानी जाने वाली सामाजिक भूमिकाएं हैं उनसे है। हाँ, वही। ये विचार थोड़ा चौंकाने वाला है कि जिसे हम सुरक्षा का किला समझते हैं वो असल में एक जाल कैसे बन सकता है। ये थोड़ा ये विचार थोड़ा कह सकते हैं उत्तेजक जरूर लगता है, क्योंकि घर या परिवार को तो पारंपरिक रूप से सुरक्षा और पनाहगाह ही माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये आलोचना उसी तादात्म्य और निर्भरता के मुद्दे से जुड़ी है। अच्छा। जब कोई महिला या कोई भी व्यक्ति अपना पूरा अस्तित्व, अपनी पूरी पहचान, अपनी सारी उम्मीदें इसी नेस्ट पर टिका देती है, तो वो अपनी आंतरिक शक्ति, अपनी स्वतंत्रता वो खोने लगती है। ये निर्भरता उसे बेहद कमजोर बना देती है। सोचिए, अगर किसी वजह से ये नेस्ट बिखर जाए, या अगर ये नेस्ट ही दम घोंटू बन जाए, जैसा कि कई बार होता भी है। होता है, बिल्कुल होता है। तो उस व्यक्ति के पास क्या बचेगा? स्रोत का एक कथन है जो इस पर सीधी चोट करता है। नेस्ट न सुरक्षा है, न अभय, वह एक जाल बन सकता है। लेकिन क्या ये नजरिया थोड़ा कठोर नहीं लगता, खासकर उन लोगों के लिए जिनके लिए शायद परिवार या घर ही मुश्किल हालात में एकमात्र सहारा रहा हो? क्या ये उनके अनुभव को नजरअंदाज नहीं कर रहा? देखिए, ये वाजिब सवाल है, और इस दृष्टिकोण का मतलब ये कतई नहीं है कि परिवार या सामाजिक रिश्तों का कोई महत्व नहीं है। अच्छा। मुद्दा है अत्यधिक निर्भरता का और पहचान को पूरी तरह उसी पर आधारित कर देने का। आलोचना उस स्थिति की है जहां नेस्ट ही सब कुछ बन जाता है। व्यक्ति की अपनी पहचान, उसकी अपनी उड़ान वो खत्म हो जाती है। सच्ची सुरक्षा बाहरी सहारे पर टिके होने में नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक क्षमता में है, अपने विवेक में, अपनी स्वतंत्रता में है। राइट। जब हम बाहरी चीजों, चाहे वो घर हो, रिश्ता हो या नौकरी हो, पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं, तो हम बदलावों के सामने, बाहरी ताकतों के सामने बेहद वल्नरेबल, संवेदनशील हो जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो ये नेस्ट की उपयोगिता को नकार नहीं रहा, बल्कि उस पर अंधी निर्भरता और उससे पूरी तरह तादाद में स्थापित करने के खतरे बता रहा है। ये सच्ची आंतरिक सुरक्षा बनाम कथित बाहरी सुरक्षा के बीच का फर्क उजागर करता है। तो जोर आंतरिक मजबूती पर है, बाहरी ढांचों पर निर्भरता कम करने पर। अगर हम इस तर्क को आगे बढ़ाएं तो ये हमें शरीर के साथ हमारे रिश्ते पर भी सोचने को मजबूर करता है। जी बिल्कुल। स्रोत कहते हैं, शरीर को जानो, त्यागो, लेकिन शरीर बनकर न रहो। ये थोड़ा विरोधाभासी सा लग सकता है। जानना भी है, त्यागना भी है, पर बनकर नहीं रहना। हाँ, ये समझना जरूरी है। इस संतुलन का क्या मतलब है? शरीर, उसकी भूमिका, ज्ञान, आत्मशक्ति। ये वास्तव में एक बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, इसका मतलब शरीर से नफरत करना या उसकी उपेक्षा करना बिल्कुल नहीं है। अच्छा। शरीर को जानो का मतलब है इसकी प्रकृति को समझो, इसकी जरूरतें क्या हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं, ये कैसे काम करता है, इसका ध्यान रखो, इसे स्वस्थ रखो, इसकी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करो। ठीक है। लेकिन शरीर बनकर न रहो का मतलब है कि अपनी पूरी पहचान, अपना पूरा वजूद, अपना सारा मूल्य सिर्फ इस भौतिक शरीर तक ही सीमित मत कर लो। ओके। आप शरीर हैं नहीं, आपके पास शरीर है। ये एक साधन है, एक माध्यम है। हाँ। त्यागो का शब्द का यहाँ शायद गहरा मतलब है। शरीर के साथ जो हमने अपनी मैं को चिपका लिया है, उस झूठे तादात्म्य को त्यागो। अच्छा, तो त्याग शरीर का नहीं, बल्कि शरीर के साथ जुड़ी मैं की जो गलत पहचान है उसका है। बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा आपने। ये दृष्टिकोण कहता है कि अपना असली मूल्य शरीर, रूप रंग, उम्र या समाज द्वारा दी गई भूमिकाओं में मत खोजो। उसे अपनी चेतना, अपने ज्ञान, अपनी समझ और अपनी आंतरिक स्वतंत्रता में खोजो। जब किसी का आत्ममूल्य इन आंतरिक चीजों पर आधारित होता है, तो वो बाहरी दिखावे, उम्र ढलने के दर या सामाजिक तानों उल्हानों से काफी हद तक मुक्त हो जाता है। हाँ, ये तो है। यही वो संतुलन है। शरीर को एक जरूरी उपकरण की तरह इस्तेमाल करना, उसका सम्मान करना, पर उसे अपनी पहचान का मालिक नहीं बनने देना। मूल्य का केंद्र शरीर से हटकर चेतना पर लाना, यानी पहचान का केंद्र बदलना, शरीर से चेतना की ओर।
ये समझ हमें अगले विचार तक लाती है जो कहता है कि इस क्रांति का, इस बदलाव का मूल स्रोत महिलाएं क्यों हैं। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत का तर्क है कि चूंकि शोषण की व्यवस्था में महिलाएं ऐतिहासिक रूप से निचले पायदान पे रही हैं, इसलिए क्रांति का शुरुआती बिंदु वही बनती हैं। महिलाओं में ही ये विशेष क्षमता क्यों देखी जा रही है? इसके पीछे का तर्क थोड़ा गहरा है। विचार ये है कि जो किसी व्यवस्था में सबसे ज्यादा पीड़ित होता है या हाशिए पर होता है, अक्सर उसी के पास उस व्यवस्था की खामियों को सबसे साफ तौर पर देखने की और उसे बदलने की सबसे गहरी प्रेरणा होती है। सही। क्योंकि महिलाओं ने पितृसत्तात्मक समाजों में ज्यादा दमन, ज्यादा वस्तुकरण झेला है, उनमें उस ढांचे की सीमाओं और उसकी पीड़ा को पहचानने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसा तर्क है। जब एक महिला अपने भीतर इस वस्तुकरण और मानसिक गुलामी के खिलाफ खड़ी होती है, यानी जब वो खुद को सिर्फ एक शरीर या एक भूमिका के रूप में देखना बंद करके एक स्वतंत्र चेतना के रूप में महसूस करना शुरू करती है, तो यह सिर्फ उसकी अपनी निजी मुक्ति नहीं होती। तो ये व्यक्तिगत से आगे बढ़कर सामाजिक हो जाता है फिर। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये उस पूरी सामाजिक और मानसिक संरचना को चुनौती देता है जो वस्तुकरण और भूमिकाओं पर आधारित है। अच्छा। इसलिए महिलाओं के भीतर होने वाली ये आंतरिक क्रांति एक बड़े सामाजिक बदलावों के लिए जमीन तैयार करती है, एक जरूरी पहली शर्त की तरह। लेकिन यहाँ ये सवाल भी उठता है, जैसा आपने पहले पूछा था, कि क्या ये महिलाओं पर एक और बोझ डाल रहा है? हाँ, यही मैं सोच रही थी। शायद एक स्तर पर हाँ, ये एक बड़ी जिम्मेदारी लगती है, लेकिन ये दृष्टिकोण इसे जिम्मेदारी के साथ साथ एक अनोखी क्षमता, एक अद्वितीय शक्ति के रूप में भी देखता है, व्यवस्था को जड़ से बदलने की शक्ति, क्योंकि उन्होंने उसकी पीड़ा को सबसे करीब से महसूस किया है। यानी पीड़ित होने का अनुभव ही बदलाव की ऊर्जा बन सकता है। पर ये बदलाव, ये मुक्ति आखिर आएगी कैसे? हाँ, रास्ता क्या है? स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ पूजा पाठ, कर्मकांड या किन्हीं मान्यताओं को मान लेने भर से नहीं होगा। नहीं, रास्ता है सत्य, आत्म अन्वेषण और आध्यात्मिक जागृति का। ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं जी। पारंपरिक धर्म या आस्था से ये रास्ता कैसे अलग है और इनका असल मतलब क्या है? यहाँ पारंपरिक धार्मिकता और इस बताए गए आध्यात्मिक मार्ग में एक बुनियादी फर्क पर जोर दिया गया है। देखिए, पारंपरिक धर्म अक्सर कुछ स्थापित मान्यताओं पर, ग्रंथों पर, गुरुओं या रीति रिवाजों पर आधारित होता है। हाँ। जहां अक्सर बाहर से मिले जवाबों को स्वीकार कर लिया जाता है, जबकि सत्य, आत्मान्वेषण और आध्यात्मिक जागृति का मार्ग व्यक्ति को खुद अपने भीतर झांकने के लिए, सवाल पूछने के लिए और सत्य को सीधे अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा। आत्मान्वेषण का मतलब है अपनी ही सोच, अपनी मान्यताएं, अपनी कंडीशनिंग, अपनी गहरी पहचानों पर बिना किसी डर या पूर्वाग्रह के सवाल उठाना। ये एक तरह की आंतरिक खोज है, खुद की जांच पड़ताल। तो ये मानने के बजाय जानने पर जोर है। बिल्कुल, जानने पर, अनुभव करने पर। सत्य यहाँ कोई किताबी सिद्धांत नहीं, बल्कि वो हकीकत है जिसे व्यक्ति अपनी इस खोज के जरिए सीधे महसूस करता है, अनुभव करता है। और आध्यात्मिक जागृति वो अवस्था है जब इंसान अपनी इन सीमित पहचानों, मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष महिला हूँ, मैं इस जाति धर्म का हूँ, मैं ये भूमिका निभा रही हूँ, इन सब के पार जाकर अपनी असली, ज्यादा बड़ी, ज्यादा मुक्त प्रकृति को पहचानने लगता है। वाह! ये रास्ता सुनी सुनाई बातों या आस्था पर नहीं, बल्कि अपनी प्रत्यक्ष अनुभूति और अपनी समझ पर जोर देता है। इसीलिए इसे असली मुक्ति का रास्ता कहा गया है, क्योंकि ये हमें भारी बैसाखियों से हटाकर अपने पैरों पर खड़ा करता है, आंतरिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। अगर हम इन सारी बातों को समेटें, मनोस्वतंत्रता, वस्तीकरण से मुक्ति, नेस्ट की सीमाओं का समझना, शरीर से ऊपर उठना, महिलाओं की विशेष भूमिका और ये आत्म अन्वेषण का मार्ग, तो इस सब का सार क्या निकलता है? निचोड़ क्या है? मुख्य संदेश क्या है जो हमें यहाँ से लेना चाहिए? सार निचोड़ यही है कि इंसान का, और इस संदर्भ में विशेषकर महिला का, असली मूल्य और असली पहचान उसके बाहरी रूप में नहीं है, उसकी सामाजिक हैसियत या उसे सौंपी गई भूमिकाओं में नहीं है। बिल्कुल। वह उसकी चेतना, उसकी समझ, उसके ज्ञान और उसकी आंतरिक स्वतंत्रता में निहित है। जो क्रांति की बात हो रही है वो तब शुरू होती है जब व्यक्ति की आत्मधारणा बदलती है। मैं ये शरीर हूं या मैं ये भूमिका हूं से हटकर मैं एक स्वतंत्र चेतना हूं, मैं सत्य का, अस्तित्व का हिस्सा हूं की ओर। ये पहचान के एक बुनियादी जमीनी बदलाव है। फंडामेंटल शिफ्ट। हाँ, फंडामेंटल शिफ्ट। और जैसा स्रोत बार बार इशारा करते हैं, आत्म मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है। बाहरी दुनिया में बदलाव लाना सामाजिक या राजनीतिक स्तर पर बेशक जरूरी है,
लेकिन वो बदलाव तभी टिकाऊ और गहरे होंगे जब वे व्यक्ति की आंतरिक आज़ादी की ज़मीन पर खड़े हों। पहले भीतर की आज़ादी, फिर बाहर की दुनिया में उसका प्रतिबिंब। तो ये थी आचार्य प्रशांत की महिला क्रांति पर जो आध्यात्मिक दृष्टि है उसकी हमारी एक गहरी पड़ताल, एक चर्चा। हमने देखा कि ये कैसे लैंगिक समानता के आम विमर्श से आगे बढ़कर मानसिक स्वतंत्रता, वस्तुकरण की गहरी जड़ों, पारंपरिक सुरक्षा के ढांचों पर सवाल, शरीर के साथ सही रिश्ता बनाने, महिलाओं की आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक जागृति के जरिए सच्ची मुक्ति की बात करती है। जी। और शायद इन विचारों पर मनन करने के लिए एक आखिरी सवाल हम छोड़ सकते हैं जो इन्हीं स्रोतों से उपजता है। जरूर। जब इतना जोर बाहरी चीजों के बजाय आंतरिक स्वतंत्रता पर है, तो कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका लिंग कुछ भी हो, अपने भीतर के उन नेस्ट यानी उन गहरी पहचानों या निर्भरताओं को पहचानने और उन पर सवाल उठाने की शुरुआत कैसे कर सकता है, जिनसे वो बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ महसूस करता है। वो पहला कदम क्या हो सकता है अपनी ही कंडीशनिंग पर सवाल उठाने का? एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न जो हम सभी को अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। इसी के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती।